ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रानी आलिशा को आज समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी खूबसूरती में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो रोहित ने आज तक कभी एक आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखा था। मगर यहाँ रोहित की नजरें अनिका के चेहरे से हटने का नाम भी नहीं ले रही थी। रानी आलिशा ने सुना था कि अक्सर मर्द अपनी बीवियों को उसी वक्त तक प्यार करते हैं जब तक वो उनके बच्चे की मां नहीं बन जाती। उसके बाद पुरुषों का अपनी पत्नियों की तरफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। मगर यहाँ तो अनिका ने रोहित के 3-3 बच्चों को जन्म दे दिया था, मगर फिर भी रोहित की नजरें अनिका के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रानी आलिशा ने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब रोहित की नज़रों में वो अपने लिए ऐसा प्यार देखेगी, मगर आज अनिका के लिए रोहित की नज़रों में इस तरह का प्यार देखकर रानी आलिशा का चेहरा नीला पड़ने लगा था। न तो वो खाना खा पा रही थी और न ही अपने आप को रोहित को देखने से रोक पा रही थी। वो जानती थी कि वो जितना रोहित को नोटिस करेगी उतना ही उसके दिल को दुख पहुंचेगा, मगर वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रही थी। रानी आलिशा शायद ये भी जानती थी कि अगर डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद उसने खाना नहीं खाया तो रेखा मूर्ति की बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए किसी तरह अपने मुंह में एक के बाद एक निवाला ठूसकर बिना चबाए ही रानी आलिशा ने अपने गले से खाना नीचे उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जैसे तैसे अपनी प्लेट में रखा खाना पूरा करने के बाद रानी आलिशा ने रेखा की ओर देखकर कहा, मेरे ख्याल से आज मुझे ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं है। ट्रैवलिंग की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मगर वाकई में आपके घर का खाना और आपकी मेजबानी लाजवाब है। कुछ देर बाद अपने प्लेट में रखा खाना पूरा करने के बाद नन्ही सी रिया दौड़कर अनिका के पास गई और रोहित और अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, वाह, आप दोनों को साथ देखकर मजा आ गया। अचानक ही नन्ही सी रिया के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। नन्ही रिया समझ चुकी थी कि उसे सबके सामने अपने पापा को नहीं पहचानना था, इसलिए तुरंत अपनी बात बदलते हुए नन्ही सी रिया ने कहा, मेरा मतलब है ये अंकल जो मास्क पहने हुए हैं यहाँ पर बैठे हैं, वो इतने हैंडसम नजर आ रहे हैं कि मेरी मम्मा के साथ उन्हें देखकर मैं काफी खुश हो गई। नन्ही सी रिया की बात सुनकर दोनों भाई समझ गए थे कि रिया कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी रोहित और अनिका को। आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर रिया को पता कैसे चला कि एक मास्क पहना हुआ आदमी हैंडसम है। किसी तरह रिया की बात को हंसी में उड़ाते हुए सारे लोग डाइनिंग टेबल से खड़े हुए। वहां बाहर बॉडीगार्ड्स भी बड़े से शानदार हॉल में रेखा मौसी के महल में खाने का आनंद उठा रहे थे। खाना पूरा होने के बाद अचानक एक बॉडीगार्ड ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, सर, ब्लैक कैट अभी तक कहीं नजर नहीं आई। शक्तिशाली गेंडे ने उस बॉडीगार्ड की बात पूरी होने के बाद अपने खास ग्रुप से कहा, जाकर ब्लैक कैट को महल में हर जगह ढूंढो, उसकी कोई भी खबर मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। ये कहने के बाद शक्तिशाली गेंडा भी ब्लैक कैट को तलाशने के लिए महल से सीधे बाहर निकल गया। जब शक्तिशाली गेंडे ने देखा कि बाकी बॉडीगार्ड्स अलग अलग जगहों पर ब्लैक कैट को ढूंढने लगे तो धीरे धीरे शक्तिशाली गेंडे के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। शक्तिशाली गेंडा महल के पीछे चला गया और धीरे धीरे एक पाइप के जरिए महल के सेकेंड फ्लोर पर बने टेरेस की ओर चढ़ाई करने लगा। जब से अनिका और बच्चे महल में आए थे तब से लेकर अब तक रेखा मौसी ने महल की सिक्योरिटी काफी हद तक बढ़ा रखी थी, मगर वो सारी की सारी सिक्योरिटी महल के बाहर पहरा दे रही थी ताकि बाहर से कोई अनजान खतरा महल के अंदर दाखिल ना हो सके। महल के अंदर इस वक्त रेखा मौसी, रानी आलिशा, अनिका, रोहित और बच्चों के अलावा बाहर का कोई मौजूद नहीं था। बाकी जितने भी लोग मौजूद थे वो महल के काफी भरोसेमंद नौकर थे और बाकी सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट को ढूंढने के लिए महल के अंदर के कमरों की छानबीन करने लगे। सबको ये हिदायत दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रेखा मौसी के सीक्रेट रूम में कोई दाखिल ना होने पाए। एक बॉडीगार्ड ने घर की साफ सफाई करने वाले एक नौकर से पूछा, क्या तुम अभी अभी साफ सफाई करके निकले हो? उस नौकर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैंने अभी सारे कमरों की साफ सफाई की है। मैं और मेरे कुछ साथी पूरे बंगले की साफ सफाई करते हैं रोजाना, मगर आप जिसे ढूंढ रहे हैं ऐसी कोई लड़की हमें किसी कमरे में नहीं मिली।
उस बॉडीगार्ड ने अपना सवाल आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या आप लोगों ने हर कमरे की साफ सफाई की है? कहीं कोई कमरा छूटा तो नहीं? इस बात का जवाब देते हुए उस नौकर ने कहा, रेखा मैडम के सीक्रेट कमरे में हमें जाना अलाउ नहीं है। उनके बेडरूम की सफाई की है रोज की तरह, मगर हमें कहीं कोई अनजान शख्स दिखाई नहीं दिया। सारे के सारे बॉडीगार्ड्स हैरान थे कि अचानक ब्लैक कैट कहाँ गायब हो गई थी। वहाँ मौका देखकर शक्तिशाली गैंडा देखते ही देखते किसी चित्ते की तरह अपने ताकतवर हाथों के सहारे महल के सेकेंड फ्लोर वाले टेरेस पर चढ़ाई करके पहुंच गया। टेरेस के रास्ते फिर से महल के अंदर की ओर दाखिल होते हुए शक्तिशाली गैंडे ने बड़े ही सावधानी से यहाँ वहाँ देखकर तसल्ली कर ली कि कोई उसे देख तो नहीं रहा था। शक्तिशाली गैंडा भी रेखा मौसी के सीक्रेट कमरे के बारे में अच्छी तरह से जानता था, मगर वो ये भी जानता था कि रेखा मौसी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि V16 पावर ड्रग की आखिरी डोज वो उस सीक्रेट कमरे में रखे, क्योंकि ये बात तो रेखा मौसी भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर दुश्मन V16 पावर ड्रग के पीछे पड़ेंगे तो जरूर सबसे पहले उनके सीक्रेट कमरे की तलाशने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जरूर रेखा मौसी ने V16 पावर ड्रग ऐसी जगह पर रखा होगा जहां पर लोगों को ज्यादा शक न हो। इसलिए शक्तिशाली गैंडा बिना वक्त गंवाए सीधा रेखा मौसी के बेडरूम के अंदर घुस गया। शक्तिशाली गैंडा अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास V16 पावर ड्रग चुराने का यह इकलौता मौका था। उसके पास वक्त बहुत कम था। किसी की नज़र शक्तिशाली गैंडे पर पड़े उससे पहले रेखा मौसी के बेडरूम से V16 पावर ड्रग चुराकर शक्तिशाली गैंडे को वहां से बाहर निकलना था। बेडरूम में घुसने के बाद शक्तिशाली गैंडे ने जब अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा तो उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे हुए रेफ्रिजरेटर पर पड़ी। शक्तिशाली गैंडा अच्छी तरह से जानता था कि V16 पावर ड्रग को अगर 1 महीने तक सुरक्षित रखना है तो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना जरूरी था। रेखा मौसी के बेडरूम में रेफ्रिजरेटर देखकर शक्तिशाली गैंडा इतना समझ चुका था कि हो न हो V16 पावर ड्रग उसी रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया गया था। बड़ी सावधानी से शक्तिशाली गैंडा धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। शक्तिशाली गैंडे ने अपने दोनों कानों में ब्लूटूथ ईयरपीस पहन रखे थे, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तब दोनों ही ईयरपीस के कलर अलग थे। इसका मतलब ये था कि शक्तिशाली गैंडा एक साथ 2 अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही शक्तिशाली गैंडे ने अपना हाथ रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर रखा, उसके राइट कान के ब्लूटूथ में अचानक एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म इस बात का सिग्नल था कि रानी आलिशा किसी खतरे में थी। अलार्म सुनते ही शक्तिशाली गैंडे ने रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से अपना हाथ हटाया और दौड़कर कमरे के बाहर निकलने लगा। जैसे ही शक्तिशाली गैंडे ने कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाई, उसके लेफ्ट कान के ब्लूटूथ में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, ये क्या कर रहे हो तुम? कमरे से बाहर क्यों जा रहे हो? शक्तिशाली गैंडे ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रानी आलिशा की जान खतरे में है, मुझे उन्हें बचाने जाना ही होगा। तभी लेफ्ट कान से आने वाली आवाज ने शक्तिशाली गैंडे को रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते भी हो कि ऐसा मौका दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता? V16 पावर ड्रग को हासिल करने का ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। ये बेवकूफ़ी मत करो और हाथ आए V16 पावर ड्रग को पहले सिक्योर कर लो। बजाय इसके कि शक्तिशाली गैंडा ब्लूटूथ से आ रही आवाज को मान लेता और V16 पावर ड्रग हासिल कर लेता, वो रानी आलिशा को बचाने के लिए महल की सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर दौड़ता रहा। उसने अपने लेफ्ट कान पर एक हाथ रखकर उस पार से आने वाली आवाज को जवाब देते हुए कहा, देखो मुझे रानी आलिशा को बचाने जाना ही होगा। V16 पावर ड्रग रेखा मूर्ति के बेडरूम में रेफ्रिजरेटर में मौजूद है, तो वो हासिल कर लो और जल्द से जल्द अपने आप को V16 पावर ड्रग से इंजेक्ट कर लो। उसके बाद मैं आकर तुम्हें बचा लूंगा, मगर इस वक्त मेरे लिए रानी आलिशा की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्लूटूथ पर शक्तिशाली गैंडे के साथ बात कर रहे व्यक्ति को जवाब देने के बाद शक्तिशाली गैंडा लगातार तेजी से सीढ़ियां उतरकर रानी आलिशा को बचाने के लिए दौड़ लगाता रहा। इस दरमियान शक्तिशाली गैंडे को अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात याद आने लगी कि किस तरह आज से ठीक 10-11 साल पहले रानी आलिशा ने शक्तिशाली गैंडे की जान बचाई थी, और किस तरह उस वक्त शक्तिशाली गैंडे ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि चाहे उसकी जान चली जाए
वो किसी भी हालत में रानी आलिसा की हिफाजत करके रहेगा। शक्तिशाली गेंडा अपने दिल की गहराइयों से रानी आलिसा से प्यार करता था। दरअसल सालों पहले जिन बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुआ था, उनमें से सिर्फ 5 बच्चे पावर ड्रग के साइड इफेक्ट को झेलकर जिंदा बचे थे, जिनमें से एक शक्तिशाली गेंडा था। और वो 5 बच्चे इतना अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें 30 साल की उम्र से पहले V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज नहीं मिला तो वो 30 साल की उम्र तक पहुंचते ही दम तोड़ देंगे। शक्तिशाली गेंडे को पावर ड्रग के एक के बाद एक डोज मिलते गए और पावर ड्रग के साइड इफेक्ट को मात देकर शक्तिशाली गेंडा अपनी जान बचाए रखने में कामयाब हुआ। मगर पावर ड्रग का असर शक्तिशाली गेंडे के शरीर पर ये हुआ कि शक्तिशाली गेंडे के शरीर के अंदर एक साथ 10-10 हाथियों की ताकत इकट्ठा होने लगी थी। वो किसी पर अपना जोर आजमाना चाहता था। वो अकेला ही पूरी फौज से लड़ने के लिए तैयार था। उसके शरीर की ताकत और ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि शक्तिशाली गेंडा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के खतरनाक एजेंडा से मुकाबला करके एक दिन बेसमेंट से बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। मगर जिस वक्त वो बचकर बाहर निकला था, तब खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के गुंडों ने भी उसे कई गोलियां मारकर घायल कर दिया था। 15 साल की उम्र में भी अपने जिस्म पर कई गोलियां खाने के बावजूद शक्तिशाली गेंडा उन खतरनाक गुंडों से लड़कर बचकर निकलने में कामयाब रहा। मगर बेसमेंट से निकलते ही जब शक्तिशाली गेंडा राजमहल में किसी तरह पहुंचा, तब राजमहल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अचानक इस तरह से लहूलुहान आदमी को राजमहल में देखकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड को शक्तिशाली गेंडे पर शक हुआ और वो लोग राजमहल में घुसकर रॉयल फैमिली पर हमला करने के जुर्म में उसे मार गिराने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। मगर तभी एक 14-15 साल की लड़की राजकुमारी आलिसा ने अपने आदमियों से कहा कि वो लोग इस लड़के को न मारे। महल के सिक्योरिटी गार्ड ने राजकुमारी आलिसा को आगाह करते हुए कहा कि उनके सामने जो लहूलुहान आदमी खड़ा था वो बेहद खतरनाक लग रहा था और जरूर किसी साजिश के तहत राजमहल में घुसकर रॉयल फैमिली के लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अंदर आया था। वो सारे सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी बंदूक शक्तिशाली गेंडे की ओर तानकर बिल्कुल तैयार खड़े थे। वो लोग किसी भी वक्त शक्तिशाली गेंडे को गोलियों से छलनी करने वाले थे। शक्तिशाली गेंडे की नजरों के सामने उसे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। उस वक्त जब महल के बेसमेंट से उसने अपने आप को किसी तरह बाहर निकाला था तो सिर्फ एक उम्मीद में, क्योंकि वह बचपन से लेकर उम्र के 15वें साल तक सिर्फ उसी अंधेरी 4 दीवारी में कैद था। उसके शरीर के बढ़ती हुई ताकत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। वो बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहता था। वो उस दुनिया को एक बार देखना चाहता था जहां पर उसने जन्म लिया था। वो अपनी ताकत को आजमाना चाहता था। मरने से पहले वो एक बार जीना चाहता था। मगर महल के सिक्योरिटी गार्ड इस सपने को चूर चूर करने के लिए ठीक शक्तिशाली गेंडे के सामने खड़े थे। राजकुमारी आलिसा ने अपने आदमियों से कहा कि वो उस नौजवान लड़के को छोड़ दें, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो एक खतरनाक इंसान है। उसकी आंखों में उसे मासूमियत दिखाई दी। फटे हुए कपड़े, घायल शरीर और बहता हुआ खून देखकर भी राजकुमारी ने शक्तिशाली गेंडे से दूरी बनाने के बजाय उसे मदद करने की कोशिश की थी। अपने लोगों से कहकर राजकुमारी ने शक्तिशाली गेंडे का इलाज करवाया तो हर दिन आकर उसकी खबर लेती अस्पताल में। बेसमेंट की काली दीवारों के से बाहर आने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने दुनिया की जो सबसे खूबसूरत चीज देखी थी वो थी राजकुमारी आलिसा की सूरत। शक्तिशाली गेंडे अपनी बची हुई जिंदगी इसी सूरत के नाम कर देना चाहता था। वो हर पल इसी सूरत के साथ रहना चाहता था। वो मन ही मन यह तय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो राजकुमारी आलिसा पर आंच भी नहीं आने देगा। अपने आप से किया हुआ वादा शक्तिशाली गेंडा आज भी निभा रहा था। वो दौड़ता हुआ रेखा मूर्ति के महल की सीढ़ियों से उतरकर राजकुमारी आलिसा, जो कि अब रानी आलिसा बन चुकी थी, उसे बचाने के लिए महल के लिविंग रूम में आया। रानी आलिसा की आंखों में काफी गुस्सा नजर आ रहा था। शक्तिशाली गेंडा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन दोनों लड़कियों के बीच में हुआ क्या था। दरअसल खाना पूरा होने के बाद रेखा मौसी ने सभी लोगों से कहा था कि हर रोज की तरह खाना खाने के बाद वो अपने टेरेस गार्डन में रखे हुए स्पेशल पेड़ पौधों को पानी डालने जाया करती थी। रेखा मौसी के जाने के बाद किंग यानी कि रोहित मारवा ने भी बहाना बनाते हुए रानी आलिसा से कहा कि वो चारों बच्चों को लेकर गार्डन में खेलने जाएगा।
दरअसल रोहित चारों बच्चों को लेकर गार्डन में तो गया था, मगर वो बच्चों को वहीं छोड़कर शक्तिशाली गेंडे को भी 16 पावर ड्रग चुराने से रोकने के लिए महल के मास्टर बेडरूम की ओर चला गया था। अब डाइनिंग हॉल में सिर्फ अनिका और रानी आलिसा ही बाकी बच्चे थे। अनिका भी अब तक ये जान चुकी थी कि शक्तिशाली गेंडा किसी भी हालत में मास्टर बेडरूम से भी 16 पावर ड्रग चुरा लेगा और इसीलिए शक्तिशाली गेंडे को रोकने के लिए अनिका का भी जल्द से जल्द रोहित की मदद करने पहुंचना चाहती थी। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि अकेले रोहित शक्तिशाली गेंडे का मुकाबला नहीं कर सकता था, मगर जब अनिका ने कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तब अचानक ही रानी आलिसा ने अनिका को रुकते हुए कहा, क्या हुआ? ब्लैक कैट के बारे में कुछ पता चला? एक लंबी सांस छोड़ने के बाद अनिका ने रानी आलिसा से कहा, मुझे नहीं लगता कि अब तक ब्लैक कैट के बारे में ये लोग कुछ पता कर पाए। मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली जाकर देखना होगा कि आपकी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट आखिर गई कहाँ है। रानी आलिसा को ये कहने के बाद फिर से अनिका कमरे से बाहर जाने के लिए निकलने लगी। तब रानी आलिसा तुरंत अनिका का रास्ता रोककर कहने लगी, देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ब्लैक कैट के साथ क्या हुआ है। बहाने बनाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जान चुकी हो कि किंग के नकाब के पीछे जो आदमी है वो और कोई नहीं, तुम्हारा होने वाला पति रोहित मारवा है। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इतनी चालाक हो कि अब तक ये पता लगाने में कामयाब हो चुकी होगी कि फिलहाल रोहित का दिल उसकी ही क्लोज सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट पर आ गया है। रोहित और ब्लैक कैट के अफेयर के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा और इसी वजह से तुमने ब्लैक कैट के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे वो रोहित से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अनिका हैरान होकर रानी आलिसा को देखती रही। उसके पास इस वक्त रानी आलिसा को जवाब देने के लिए न तो फुर्सत थी और न ही रानी आलिसा को सारी बातों की क्लियरिटी देना उसे जरूरी लगता था। इसलिए अपने कदम कमरे से बाहर बढ़ाते हुए अनिका ने रानी आलिसा से कहा, देखिए इस वक्त मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, मुझे एक बेहद जरूरी काम है। अनिका की इस बात पर रानी आलिसा ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने ब्लैक कैट को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। ब्लैक कैट ने मेरी जान बचाई थी और तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी हो, मगर मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुमने सचमुच ब्लैक कैट को मार दिया है तो मुझे अभी के अभी बताओ, और अगर वो जिंदा है तो अभी के अभी ब्लैक कैट को मेरे सामने हाजिर करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी आलिसा की बात सुनने के बावजूद उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसने अपना एक हाथ झटक लिया और फिर से बाहर जाने की कोशिश करने लगी। तभी रानी आलिसा ने फिर से अनिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। अनिका ने रानी आलिसा को वार्न करते हुए कहा, देखो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अनिका की ये बात सुनते ही रानी आलिसा ने वो ऐलान बजा दिया जिससे शक्तिशाली गेंडा अलर्ट हो जाए। शक्तिशाली गेंडा जब दोनों लड़कियों के सामने आया तब रानी आलिसा ने अनिका की ओर इशारा करते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, मारो इस लड़की को और तब तक मारो जब तक इसके शरीर से जान न निकल जाए। शक्तिशाली गेंडे को इस वक्त अपने सामने देखकर अनिका हैरान रह गई थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा भी 16 पावर ड्रग चुराने के लिए मास्टर बेडरूम गया था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अगर शक्तिशाली गेंडा भी 16 पावर ड्रग चुराने के इरादे से महल में आया था तो फिर उसने इतना सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने क्यों दिया था। रानी आलिसा अनिका के सामने खड़ी हुई बार बार शक्तिशाली गेंडे से कहती रही कि वो अनिका की इतनी पिटाई करे कि अनिका के शरीर से जान निकल जाए। शक्तिशाली गेंडे के पास अपनी रानी का हुक्म मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रानी आलिसा भी अच्छी तरह से जानती थी कि बिना हथियारों के मार्शल आर्ट के इस्तेमाल से शक्तिशाली गेंडे को हरा पाना अनिका के लिए बेहद मुश्किल होने वाला था, मगर किसी तरह अनिका को अब शक्तिशाली गेंडे का मुकाबला तो करना ही था। शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करने के लिए जैसे ही अनिका तैयार हुई, महल का सिक्योरिटी बंजर जोर जोर से बजने लगा। महल के मास्टर बेडरूम में चोरी हुई थी, इससे साफ जाहिर था कि मास्टर बेडरूम से भी 16 पावर ड्रग चुरा लिया गया था।
अनिका ये देखकर हैरान थी कि अगर शक्तिशाली गेंडा उसकी आंखों के सामने खड़ा था तो फिर आखिर V16 पावर ड्रग किसने चुराया था। कुछ सेकेंड तक हैरानी से शक्तिशाली गेंडे को देखने के बाद अनिका V16 पावर ड्रग चुराने वाले इंसान को पकड़ने के लिए ऊपर की ओर दौड़ लगाने लगी। शक्तिशाली गेंडा भी अनिका के पीछे पीछे ऊपर दौड़कर जाना चाहता था। वो भी देखना चाहता था कि आखिर वो कौन था जिसने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया था। V16 पावर ड्रग चुराने का पूरा प्लान शक्तिशाली गेंडे का था, मगर ऐन वक्त पर किसी ने उसी की नाक के नीचे से V16 पावर ड्रग को चुरा लिया था। अनिका की ही तरह शक्तिशाली गेंडा भी काफी हैरान था, मगर वो इस वक्त अनिका का पीछा करते हुए ऊपर मास्टर बेडरूम की ओर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जान चुका था कि इस वक्त रेखा मूर्ति के महल में हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। वो रानी आलिसा को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था और ना ही वो रानी आलिसा को कह सकता था कि वो क्यों अनिका का पीछा करके ऊपर की ओर जाना चाहता था। वहाँ सिक्योरिटी बंजर सुनने के बाद रानी आलिसा के मन में एक अलग ही बात दौड़ने लगी। रानी आलिसा को लगा कि शायद ब्लैक कैट को अनिका ने बंदी बनाकर रखा था और किसी तरह ब्लैक कैट अपने आप को छुड़ाकर कैद से आजाद होने में सफल हुई थी, मगर उसके बाद हो सकता है कि ब्लैक कैट ऐसे ही किसी जगह पर जा पहुंची हो जहां पर उसे जाना अलाउ नहीं था और जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा था। अनिका जिस तरह हड़बड़ाहट में दौड़कर ऊपर की ओर गई थी, वो देखकर रानी आलिसा का शक यकीन में बदलता जा रहा था। उसे अब लग रहा था कि अनिका इसलिए भागकर ऊपर गई थी ताकि वो ब्लैक कैट को लोगों की नजरों में आने से रोके। रानी आलिसा ब्लैक कैट को लेकर काफी भावुक हो गई थी। आखिर ब्लैक कैट ने उसकी जान बचाई थी, न सिर्फ उसकी बल्कि बड़ी रानी की भी जान बचाकर कहीं न कहीं ब्लैक कैट ने राजघराने पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था और इस वक्त रानी आलिसा की नज़रों में ब्लैक कैट की जान खतरे में थी और वो किसी भी हालत में ब्लैक कैट की जान बचाना चाहती थी। वैसे तो किसी रानी के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत एक नौकर से कम नहीं थी, मगर ब्लैक कैट ने रानी आलिसा और बड़ी रानी के लिए जो कुछ भी किया था, उसके बाद ब्लैक कैट को मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ना रानी आलिसा को ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर इशारा करते हुए रानी आलिसा भी अनिका के पीछे ऊपर की ओर दौड़ लगाने लगी। कहीं न कहीं शक्तिशाली गेंडा भी यही चाहता था और इसीलिए वो रानी आलिसा के पीछे पीछे ऊपर की ओर दौड़ लगाने लगा। शक्तिशाली गेंडे के लिए जितना V16 पावर ड्रग को हासिल करना जरूरी था, उतना जरूरी उसके लिए रानी आलिसा की सेफ्टी थी। जब अनिका, शक्तिशाली गेंडा, रानी आलिसा और किंग का मास्क पहना हुआ रोहित वहां मास्टर बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचे, तब उन्हें अंदर से जोर जोर से गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। जब अनिका ने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला, तब उसने देखा कि पूरा का पूरा कमरा ध्वंस हो चुका था। लगातार चल रही गोलियों की वजह से कमरे में मौजूद कांच का सामान और बाकी लकड़ी का सामान टूटकर जमीन पर बिखरा पड़ा था। अनिका ने अपनी जेब से एक रिमोट कंट्रोल निकाला और उसका बटन दबाते ही अंदर चल रही गोलियां अचानक से बंद हो गई। दरअसल अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा किसी भी हालत में V16 पावर ड्रग को चुराने के लिए मास्टर बेडरूम में जरूर पहुंचेगा। अनिका ये भी जानती थी कि भले ही शक्तिशाली गेंडा शारीरिक तौर पर कितना भी ताकतवर हो, मगर वो भी एक इंसान था। भले ही उसे 1-on-1 फाइट में हराया नहीं जा सकता था, मगर गोलियों के सामने शक्तिशाली गेंडे का शरीर भी जवाब दे जाता। इसलिए अनिका ने पहले से मास्टर बेडरूम में मोशन सेंसर लगा रखे थे और उन मोशन सेंसर को कनेक्ट करती हुई सारी मशीन गन उसने बेडरूम के अंदर प्लांट कर रखी थी। ये गन तभी चलती जब कोई रेफ्रिजरेटर से V16 पावर ड्रग को चुराने की कोशिश करता। गन लगातार चल रही थी, इसका मतलब साफ था कि किसी ने रेफ्रिजरेटर खोलकर V16 पावर ड्रग को चुराने की कोशिश की थी। लगातार चल रही गोलियों की वजह से पूरे कमरे में धुआं फैल गया था, मगर जब लोगों ने गौर से देखा तब उन्हें धुएं के बीच में से भी एक हल्की हल्की हरकत होती हुई महसूस हुई। V16 पावर ड्रग को हासिल करने के बाद अनिका इतना तो जान चुकी थी कि अनिका के दुश्मन हर तरफ से उस पर हमला कर सकते थे, मगर अनिका ने ये कभी नहीं सोचा था कि दुश्मन सामने होने के बावजूद एक और दुश्मन धुएं के उस पार अनिका का इंतजार कर रहा था। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर V16 पावर ड्रग हासिल करने के लिए और कितने लोग अनिका के पीछे पड़े थे। अनिका के लिए V16 पावर ड्रग कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं था,
बल्कि यह अपने बेटे की जान बचाने का इकलौता जरिया था। अनिका इतनी आसानी से V16 पावर ड्रग को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दे सकती थी और इसीलिए अनिका ने खुद ही इस मास्टर बेडरूम को पूरी तरह से सिक्योर कर लिया था ताकि खतरनाक से खतरनाक दुश्मन भी V16 पावर ड्रग को यहाँ से चुरा कर न ले जा सके। धीरे धीरे धुआं सेटल होने लगा। तब अनिका को नजर आया कि एक लड़की अपने हाथ हवा में उठाकर धुएं के उस पार खड़ी थी। लगातार चल रही गोलियों से उस लड़की ने किसी तरह अपने आप को बचा कर रखा था। शक्तिशाली गेंडा भी जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा चेहरा था जो धुएं के उस पार खड़ा था। अनिका ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट कंट्रोल हवा में उठाया और उस लड़की से कहा, अगर चालाकी करने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि मेरे हाथ में जो रिमोट कंट्रोल है वो दबाते ही सारी की सारी मशीन गन फिर से फायर होने लगेगी और इस बार तुम बच पाओगे या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल होगा। अनिका की बात सुनने के बावजूद उस लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उस लड़की से कहा, मेरी तरफ घूम जाओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। अनिका का ऑर्डर मिलते ही वो लड़की धीरे धीरे अनिका की ओर मुड़ने लगी। जैसे जैसे वो लड़की मुड़ने लगी अनिका को उसका चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें, फटे पुराने कपड़े। उस लड़की का चेहरा देखकर अनिका को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका महसूस हुआ था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सीधी साधी भोली भाली दिखने वाली सुकेश की गर्लफ्रेंड रीना थी। रीना ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे थे। रीना की आंखों में बहुत ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। उसके होठों के साथ साथ उसके हाथ पांव भी कांप रहे थे। रीना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे कांपते हुए वो किसी भी वक्त जमीन पर गिर जाएगी। रीना के सामने खड़े सभी लोग रीना को वहां देखकर हैरान हो गए थे। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रीना से पूछा, रीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? घबराई हुई रीना ने अटकती हुई आवाज में अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ बच्चों को ढूंढते हुए आई थी। मैं रिया के पीछे यहाँ पर आई थी, मगर पता नहीं रिया कहाँ चली गई। जब मैं इस बेडरूम के अंदर आई तब मैंने देखा कि एक आदमी रेफ्रिजरेटर को खोलकर अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा वो चोर है, इसलिए मैंने पीछे से उसे आवाज लगाई, मगर वो आदमी खिड़की से कूदकर भाग गया। रीना की बात सुनने के बाद जब अनिका ने रेफ्रिजरेटर की ओर अपनी नजर डाली तो उसने देखा कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला हुआ था और V16 पावर ड्रग की डोज वाला मेटल बॉक्स अंदर से गायब था। अनिका के पीछे खड़ी रानी आलिसा V16 पावर ड्रग के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो ये सारा का सारा नजारा देखकर बेहद हैरान हो गई थी। मास्टर बेडरूम के अंदर खड़ी रीना की ओर जाने के लिए जब रानी आलिसा ने अपने कदम आगे बढ़ाए तब अचानक ही बेडरूम के अंदर प्लांट हुई मशीन गज फिर से चलने लगी। इससे पहले कि रानी आलिसा को कोई चोट पहुंचती, अनिका ने एक झटके से रानी आलिसा को कमरे से बाहर खींच लिया। अनिका की ओर हैरानी से देखते हुए रानी आलिसा ने अनिका से पूछा, ये किस तरह का घर है और तुम ऐसे बेडरूम में क्यों सोती हो जहाँ पर जगह जगह पर मशीन गन प्लांट की गई है? हमारे घर में भी बेहद कड़क सिक्योरिटी है, मगर मैंने कभी भी सिक्योरिटी के नाम पर इतनी खतरनाक तैयारियां नहीं देखी है। अब देखो तुमने क्या किया। तुमने सिक्योरिटी के नाम पर ये सारी मशीन गन जो बेडरूम के अंदर प्लांट की है, अभी उन गन की वजह से किसी की जान जा सकती थी। रानी आलिसा की बात सुनने के बाद रीना अपनी जगह पर खड़ी जोर जोर से रोने लगी। अनिका बड़े ही ध्यान से रीना को देख रही थी। रोती हुई रीना को देखकर अनिका ने पूछा, तुम यहाँ इस कमरे में कैसे आई रीना? बच्चे तो बाहर गार्डन में खेल रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले ही सुस्मिता से कहकर अनिका ने रीना को रेखा मौसी के बंगले पर बुला लिया था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रिया और रीना के बीच में काफी लगाव हो गया था और फिर रीना जिस कंडीशन में थी, रीना की मदद करने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं था। बच्चों को भी रीना संभाल लेती और बदले में रीना को भी रहने खाने के लिए आसरा मिल जाता। अनिका का सवाल सुनने के बाद अटकती हुई आवाज में रीना ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ रिया को ढूंढते हुए आई थी। नहीं, मैं यहाँ सुकेश को ढूंढते हुए आई थी। सुकेश मुझे यहीं कहीं नजर आया था। सुकेश इस बार जब मुझे मिलेगा तो मैं उसे कहूँगी कि वो तुम्हारी हर बात माने। वो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करेगा और रोज शाम को घर लौट आएगा। वो तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम बस उसे नौकरी पर वापस बुला लेना।
रीना की हालत देखकर रानी आलिशा भी समझ गई थी कि रीना की मानसिक हालत बहुत कमजोर थी। रानी आलिशा को भी अब रीना पर काफी दया आने लगी थी। तभी अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रीना की ओर देखकर कहा, अब ये नाटक बंद करो, एस्पेसी और अपने असली रूप में आ जाओ, वरना याद रखना तुम चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, लेकिन अगर एक गोली भी निशाने पर लग गई तो तुम्हारी जिंदगी कुछ ही पलों की मेहमान बनकर रह जाएगी। अनिका की आवाज सुनने के बाद रीना और भी ज्यादा डर गई। वो रोते हुए और अटकती हुई आवाज में अनिका से कहने लगी, ये तुम क्या बात कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यहाँ सुकेश को ढूंढते हुए आई थी। सुकेश यही कहीं है। रीना की बात सुनकर रानी आलिशा ने अनिका को डांट लगाते हुए कहा, अरे तुम क्या कह रही हो? बेचारी छोटी सी बच्ची जैसी है ये लड़की। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो कितनी परेशान है? ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अनिका तेज नजरों से रीना को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रही थी। वहाँ रानी आलिशा के पीछे खड़ा शक्तिशाली गेंडा भी अनिका की ये बातें सुनकर काफी हैरान होकर अनिका को देखता रहा। अनिका लगातार रीना की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अनिका की तेज नजरें रीना की आंखों को चीरते हुए उसके दिमाग पर असर कर रही थी। लगातार कांप रही रीना ने अचानक ही कांपना बंद कर दिया और अपने हाथ नीचे लेकर अपनी गर्दन सीधी करते हुए अनिका की ओर देखकर कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एस्पेसी ही हूँ? कमजोर, लाचार और डरी सहमी लगने वाली रीना की आंखों में अचानक ही एक शैतानी जुनून आ गया। नन्ही सी कांच की गुड़िया जैसी दिखने वाली रीना अचानक ही एक डरावने शैतान जैसी लगने लगी। रीना के होंठ सफेद पड़ चुके थे। उसके बाल बिखरे हुए और आंखें नीचे कालिख देखकर जिस रीना पर लोगों को अक्सर दया आया करती थी, उसी रीना को इस वक्त देखकर सामने खड़े लोगों को खौफ महसूस हो रहा था। अंगड़ाई लेते हुए रीना ने फिर से अनिका से पूछा, अरे बताओ भी, कैसे पता चला तुम्हें कि मैं ही एस्पेसी हूँ? अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रीना के इस रूप को देखकर वो हैरान जरूर थी, मगर उसने कहीं न कहीं ये पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था। अनिका ने अपने हाथों में अभी भी रिमोट कंट्रोल पकड़ रखा था। अगर रीना ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अनिका उस रिमोट के जरिए बेडरूम में लगे सेंसर को एक्टिवेट कर देती, जिसकी वजह से मशीन गन फिर से फायर होने लगती। रीना की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जब सुकेश मरा था उसी दिन मुझे पता चल गया था कि एस्पेसी सुकेश नहीं था। अनिका की आंखों के सामने सुकेश मरा था। सुकेश की मौत उसकी ही कार में प्लांट किए हुए बम एक्सप्लोजन की वजह से हुई थी और अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो बम लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद शक्तिशाली गेंडा था। और शक्तिशाली गेंडे के बारे में अनिका इतना जानती थी कि हालांकि उसके शरीर में गजब की ताकत थी, मगर V16 पावर ड्रग हासिल करने के लिए उसे न सिर्फ अनिका से लड़ना था बल्कि क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से भी लड़ना था। और इसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से दुश्मनी मोल लेने के लिए जो प्लानिंग और जो स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उतनी इंटेलिजेंस लेवल शक्तिशाली गेंडे के दिमाग में नहीं थी। उसे किसी ऐसे इंसान के सहारे की जरूरत थी जो इस बात में उसे अच्छी तरह से कम्प्लीमेंट करे। शक्तिशाली गेंडे के पास शारीरिक ताकत थी, अब उसे जरूरत थी दिमागी ताकत की, और एस्पेसी उस दिमागी ताकत को अच्छी तरह से कम्प्लीमेंट कर रहा था। इसका मतलब ये था कि अगर सुकेश सचमुच एस्पेसी होता तो शक्तिशाली गेंडे ने कभी भी उसे खत्म करने के बारे में सोचा नहीं होता। सुकेश की मौत इस बात का सबूत था कि सुकेश एस्पेसी नहीं था। जानबूझकर अनिका ने एक जाल बिछाया था जिसमें वो रीना को ट्रैप करना चाहती थी। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रीना से कहा, और भी कई सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि तुम जो दिखती हो वो तुम हो नहीं। भले ही तुम भोली भाली मासूम दिखती हो, मगर तुम्हारे अंदर जो दिमाग है वो किसी शैतानी ताकत से कम नहीं है। जब ये सारी बातें हो रही थी तब भूमिका भी वहां आ पहुंची थी। भूमिका ने अपने हाथों में पकड़ी हुई बंदूक रीना की ओर तान रखी थी। भूमिका ने अनिका की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब अनिका ने मुझे तुम्हारे बारे में छानबीन करने को कहा तब मैंने सबसे पहले ये पता लगाया कि अभी कुछ दिन पहले जब तुम्हारे फास्टर माता पिता तुम्हारे घर वापस ले जा रहे थे तब आखिर उस मोटेल में ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को खुद अपने हाथों से मारा था, और उसके बाद मरने से पहले दर्द से तड़प रहे तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को भी खत्म कर दिया। यहाँ की पुलिस के सामने एक बहुत ही सिंपल सी कहानी रख दी गई थी
कि एक फास्टर पिता ने अपनी ही गोद ली हुई बेटी पर सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की, जो उसकी पत्नी और बच्चे की मां देख नहीं सकी, और उसने अपने पति को रोकने के लिए पति पर वार कर दिया। पति ने अपने आप को बचाने के लिए पत्नी पर वार कर दिया और हाथापाई में दोनों ही मर गए और पीछे छोड़ गए एक रोती बिलखती मानसिक तौर पर कमजोर लड़की, जिस पर पूरी दुनिया तरस खाने लगेगी। मगर जब मैंने गौर से इस पूरे केस की छानबीन की तब मुझे एक और पहलू नजर आया। ऐसा भी हो सकता था कि उन बेचारे पति पत्नी के सामने कुछ ऐसे हालात खड़े कर दिए गए जिसकी वजह से वह मजबूर हो गए एक दूसरे की जान लेने के लिए। भूमिका की पूरी बात सुनने के बाद रीना फिर से अंगड़ाई लेने लगी। इस बार बड़ी ही कड़क आवाज में रीना ने भूमिका की ओर देखकर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? जिस बाप ने मुझे गोद लिया था वो मेरा शारीरिक शोषण करना चाहे तो मैं चुपचाप उसे वो सब कुछ करने दे दूं? हाँ, हो सकता है कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रखी हो, मगर उसमें गलत क्या है? अपने आप को इस तरह से उनके घिनौने हादसे का शिकार होने से बचाना कोई जुर्म नहीं है। उन दोनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए थे, ऊपर वाले ने उन्हें बराबर सजा दे दी। उन्होंने कामों की सजा जो इसी जन्म में मिल रही है। क्या तुम्हें उन लोगों के लिए दुख हो रहा है? भूमिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि बिना किसी कारण उन्हें सजा मिली है। उन्हें उस जुर्म की सजा मिली है जो उन्होंने किया ही नहीं है। एक मासूम और बेसहारा लड़की को सहारा देना कोई जुर्म नहीं है। तुमने देवता समान लोगों को बदनाम करके उनकी जान ली है, और ये पहली बार नहीं किया है। तुमने लगातार तीसरी बार किया है। भूमिका की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से भूमिका की ओर देखने लगे। रीना भी फटी हुई आंखों से भूमिका को देख रही थी। अपने हाथों में पकड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा रीना की ओर लहराते हुए भूमिका ने कहा, ये तीसरा बे औलाद जोड़ा था जिसने तुम्हें गोद लिया था, और इत्तेफाक की बात यह है कि तीनों ही बार तुमने फास्टर माता पिता ने किसी न किसी हादसे की वजह से एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया था, मगर हर बार तुम बचती रही। ऐसा जबरदस्त इत्तेफाक तो सिर्फ आज तक तुम्हारे साथ ही हुआ है। भूमिका की बात सुनने के बाद जैसे ही रीना ने अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, भूमिका ने एक गोली सीधे रीना के पैरों के पास दाग दी। गोली फर्श पर लगी थी, मगर गोली के इम्पैक्ट की वजह से रीना ने अपने आगे बढ़ते हुए कदम रोक लिए। भूमिका ने रीना की ओर बंदूक तानते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल सही कहा। इंसान के बुरे कर्मों की सजा उसे इसी जन्म में मिलकर रहती है, और तुम्हें भी अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलकर रहेगी। मगर वो सजा हम नहीं देंगे, वो सजा तुम्हें इस देश का कानून देगा, क्योंकि तुम गुनहगार हो, इस देश की नागरिक की हो, उन नागरिकों की जिन्होंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए तुम्हें सहारा दिया, और तुमने बदले में उनके साथ विश्वासघात किया। वैसे तो तुम्हारे लिए एक बार मौत की सजा भी कम है। मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे कर्मों के लिए तुम्हें 7 बार मौत दी जाए। भूमिका की बात खत्म होती ही रीना ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अगर मुझे मारने की कोशिश की है तो उस V16 पावर ड्रग को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना है, क्योंकि इस वक्त V16 पावर ड्रग मेरी नसों में खून बनकर दौड़ रहा है। मैंने V16 पावर ड्रग अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है। रीना की आवाज और भी ज्यादा शैतानी होती जा रही थी। अपनी ओर तनी हुई बंदूक की ओर देखकर रीना ने अपने गले से शैतानी आवाज निकालते हुए कहा, मैंने अपने अंदर V16 पावर ड्रग की दोनों डोज को इंजेक्ट कर लिया है। अब अगर V16 पावर ड्रग हासिल करना है तो सिर्फ एक ही जरिया है, वो है मेरे खून के जरिए। तुम्हें V16 पावर ड्रग को हासिल करना होगा, और अगर मैं मर गई तो हमेशा हमेशा के लिए V16 पावर ड्रग भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। रीना की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। खुली खिड़की से चल रही हवाओं की वजह से रीना के बिखरे हुए बाल हवा में लहराने लगे थे। उसके सूखे हुए होंठ और सूखे पड़ चुके थे। उसके चेहरे को देखकर ये कहना मुश्किल हो गया था कि रीना सचमुच कोई इंसान थे या कोई शैतान का रूप। रीना के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी, और उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि रीना अपने आप को इस दुनिया की खुदा समझने लगी थी। दुनिया का सर्वशक्तिमान इंसान बनने की रेस में रीना इस वक्त सबसे आगे थी, और वो जान चुकी थी कि चाहकर भी कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार अगर V16 पावर ड्रग का इंजेक्शन इंसान के शरीर में दे दिया जाए
तो पावर ड्रग के लिक्विड को वापस उस इंसान के शरीर से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन था। रीना के कहने के मुताबिक रीना ने एक साथ दोनों ही डोज को एक साथ अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लिया था। इसका मतलब यह था कि उसके शरीर में V16 पावर ड्रग का डोज जरूरत से ज्यादा मात्रा में मौजूद था, मगर किसी इंसान के शरीर से एक्सेस डोज इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता था। अगर ऐसा होता तो सांप के काटने पर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जिस तरह धीरे धीरे सांप का जहर इंसान के शरीर में फैलता जाता है, उसी तरह इंजेक्शन के द्वारा लिया हुआ डोज भी धीरे धीरे इंसान के खून में शामिल होने लगता है। और अनिका अब तक इतना तो जान चुकी थी कि इतनी देर में रीना के शरीर में धीरे धीरे पावर ड्रग का डोज उसके खून में मिलना शुरू हो गया था। अब रीना के शरीर से पावर ड्रग के डोज को वापस हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। रीना के शरीर के खून के जरिए फिर से पावर ड्रग को एक डेस्टिनेशन प्रोसेस के जरिए हासिल किया जाए। इसके लिए रीना के शरीर से काफी खून निकालना पड़ता। ऐसा करने से रीना की मौत भी हो सकती थी, और अगर रीना की मौत हो गई तो रीना के साथ साथ V16 पावर ड्रग भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह थी कि अगर किसी तरह रीना के शरीर से धीरे धीरे खून निकालकर पावर ड्रग को उसकी खून से हासिल करना था, तो उसके लिए कम से कम 7 से 8 महीनों तक का वक्त लग सकता था। और अनिका अच्छी तरह से जानती थी अलेक्जेंडर के पास उतना वक्त नहीं था। रानी आलिसा अनिका और रीना के बीच में चल रही बातों को बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। वो काफी कंफ्यूज लग रही थी। वो परेशान भी थी कि आखिर एक मामूली लड़की ने अगर घर में चोरी करने की कोशिश की थी तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी। मगर रानी आलिसा के ठीक पीछे खड़ा शक्तिशाली गेंडा रीना की बातें सुनकर हैरान रह गया था। उसके चेहरे को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि रीना की हरकत को लेकर वो काफी नाखुश था। उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था। रीना ने दोनों डोज अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिए थे। ये बात सुनते ही शक्तिशाली गेंडे का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने ऊंची और सख्त आवाज में अपने सामने खड़ी रीना से कहा, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने दोनों डोज अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिए। हमारे बीच का एक सौदा हुआ था कि हम दोनों एक एक दूसरे के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है और आज तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनकर रीना ने तेज आवाज में शक्तिशाली गेंडे की इस बात का जवाब देते हुए कहा, धोखा तो तुमने दिया है मुझे। हमारे बीच में साफ साफ तय हुआ था कि V16 पावर ड्रग का डोज मिलने के बाद हम एक एक डोज आपस में बांट लेंगे और अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, और फिर तुम मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाओगे। तुम्हारी ताकत के बिना मेरा यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना नामुमकिन है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। शारीरिक तौर पर मैं कमजोर जरूर हूँ, मगर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कितनी चालाक हूँ। मेरे हर प्लान पर मेरा एक प्लान B तैयार रहता है। तुमने जैसे ही मुझे धोखा दिया, मैंने दोनों डोज अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लिया। इससे मैंने अपने आप को सिक्योर किया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि चाहकर भी कोई मेरी जान नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी जान के साथ साथ V16 पावर ड्रग का डोज भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए दोनों डोज अपने आप पर इस्तेमाल किए हैं। रीना की बात सुनने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने रीना को आंख दिखाते हुए कहा, मगर हमारे बीच ये करार हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। 2 डोज हमारे साथ लगते ही हम एक एक डोज आपस में बांट लेंगे। तुमने अपने आप को बचाने के लिए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तुम कितनी ज्यादा सेल्फिश हो। शक्तिशाली गेंडे की यह बात सुनते ही रीना ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, धोखेबाज वो लोग होते हैं जो एंड वक्त पर अपने साथी को इतनी खतरनाक सिचुएशन में अकेला छोड़ देते हैं। इस रानी को जरा सी खरोच किया पहुंची, तुम इतना बड़ा मिशन अधूरा छोड़कर उसे बचाने के लिए निकल गए। तुमने अपने साथ साथ मेरी जान को भी जोखिम में डाल दिया था, और मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बाद मैं कदम पीछे हटाती तो कभी मंजिल मेरे हाथ नहीं लगती। शक्तिशाली गेंडा और रीना के बीच चल रही बातों को सुनकर रानी आलिसा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने शक्तिशाली गेंडे और रीना के बीच का कनेक्शन समझ ही नहीं आ रहा था। बड़ी हैरानी के साथ रानी आलिसा ने शक्तिशाली गेंडे से पूछा, यह सब क्या चल रहा है और तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? ये कौन से धोखे की बात चल रही है? क्या तुम लोग दोनों मिलकर राजमहल में कुछ चोरी करने वाले थे?
मैंने तुम पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया है। मैंने हमेशा से ही अपने सबसे क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा है कि तुम मेरी सुरक्षा करो। अगर इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा है तो वो तुम पर है, और आज तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। तुम इस लड़की के साथ मिलकर रेखा मूर्ति जी के घर पर चोरी करना चाहते हो। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत थी तो तुम मुझसे कह देते। मैंने क्या कुछ नहीं किया है आज तक तुम्हारे लिए। तुम्हें रहने के लिए घर दिया है, अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं हम तुम्हें, और तुम्हें फिर भी पैसे की कमी पड़ रही है तो तुम मुझसे कह देते। हमारे राजघराने की तिजोरियां अभी इतनी खाली नहीं हुई है कि हम तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा न कर सकें। इसी तरह किसी के घर आकर उसके घर में चोरी करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारी हर हरकत ने पूरे के पूरे राजघराने का सर रेखा मूर्ति जी के सामने शर्म से झुका दिया है। शक्तिशाली गेंडा समझ नहीं पा रहा था कि वो रानी आलिसा को किस तरह से पूरी सिचुएशन को समझाए। अनिका ने रानी आलिसा की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, देखिए रानी साहिबा, ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है। जब अनिका ने ऐसी बात रानी आलिसा के बारे में सबके सामने कही तब रानी आलिसा का भी ईगो काफी हर्ट हुआ था। उसने शक्तिशाली गेंडे को ऑर्डर करते हुए कहा, मुझे अभी के अभी बताओ कि ये सब क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे हो तुम हमसे। तभी भूमिका ने आगे आते हुए रानी आलिसा से कहा, योर हाइनेस, दरअसल यह आदमी जो आपका क्लोज सिक्योरिटी गार्ड है वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। कई मुल्कों की पुलिस इसे कई लोगों के मर्डर के इल्जाम में ढूंढ रही है। ये इंसान के रूप में भेड़िया है, भेड़िया। अपने सामने खड़े हुए शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर रानी आलिसा को विश्वास नहीं हो रहा था कि भूमिका ये सब क्या कह रही थी और क्यों कह रही थी। अपने चेहरे पर साफ साफ हैरानी दिखाते हुए रानी आलिसा ने भूमिका से पूछा, ऑफिसर, ये तुम क्या कह रही हो? एक मामूली चोरी को तुम ये किस तरह से प्रेजेंट कर रही हो? भूमिका के ठीक पीछे खड़ी रेखा मूर्ति की ओर देखकर रानी आलिसा ने कहा, देखिए रेखा जी, मैंने हमेशा से ही आपको हमारे खानदान का एक रिश्तेदार समझा है। हाँ, मेरे सिक्योरिटी गार्ड से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसने आपके घर पर चोरी करने की कोशिश की है, जिसकी सजा हमारी रियासत उसे जरूर देगी। मगर इस वक्त मेहरबानी करके इस बात को यहीं पर दबा दीजिए। आपका जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपको अच्छे से अच्छा कंपेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, अगर इस बात को यहाँ दबाया नहीं गया तो हमारी रियासत की बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है। और मैं मेरे इस सिक्योरिटी गार्ड को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सालों से मेरे साथ है, ये कभी धोखा नहीं दे सकता। पता नहीं आज उसने ऐसा सब क्यों किया है, मगर मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इसे किसी ने फंसाया है। मुझे तो लगता है कि जरूर ये जो लड़की सामने खड़ी है उसी ने इसे फंसाया है। रेखा को ये सारी बातें कहने के बाद रानी आलिसा ने फिर से शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, सच बताओ, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? और इसी के कहने पर तुमने ये सब कुछ किया है ना? इसकी बातों में आकर ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि तुम्हारी इस हरकत से हमारी रियासत और हमारे देश की कितनी बदनामी हो सकती है। वहाँ शक्तिशाली गेंडा ये सोच सोचकर शर्मिंदा हो रहा था कि उसकी वजह से रानी आलिसा को सबके सामने इतनी जिल्लत उठानी पड़ रही थी, मगर साथ ही साथ उसे अपनी रानी को देखकर ये एहसास भी हो रहा था कि उसकी रानी के मन में उसके लिए कितनी इज्जत थी। लोगों ने शक्तिशाली गेंडे पर इतने संगीन इल्जाम लगाए थे, मगर फिर भी रानी आलिसा ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जिस इंसान पर उसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया था वो कभी इतना खतरनाक हो सकता था। शक्तिशाली गेंडे को आज अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो रानी के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया था, मगर वो जानता था कि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अपने आप को बचाने के लिए उसका V16 पावर ड्रग तक पहुंचना बेहद जरूरी था। रानी आलिसा अपने सबसे करीबी सिक्योरिटी गार्ड को सबके सामने डिफेंड कर रही थी। तभी रेखा मौसी ने आगे बढ़कर रानी आलिसा से कहा, योर ऑनर्स, मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करती हूँ। जब रेखा मौसी ने रानी आलिसा से बात करनी चाहिए तब रानी आलिसा बड़े ही ध्यान से रेखा मौसी की बातें सुनने लगी। रेखा मौसी ने रानी आलिसा से पूछा, आप क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो अच्छी तरह से जानती हैं। रानी आलिसा अब तक यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि बड़ी रानी और उसके ऊपर जो हमले हुए थे वो क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन ने करवाए थे,
और रानी आलिसा यह भी जानती थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी खतरनाक थी। रेखा की बात सुनते ही रानी आलिसा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। रेखा मौसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रानी आलिसा से कहा, ये जो आपका क्लोज सिक्योरिटी गार्ड है वो उसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। ये बात सुनकर रानी आलिसा हैरान होकर शक्तिशाली गेंडे की ओर देखने लगी। रानी आलिसा के चेहरे को देखकर अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे शक्तिशाली गेंडे के इस नए रूप के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि शक्तिशाली गेंडा इतना खतरनाक आदमी हो सकता था। भूमिका ने फिर रानी आलिसा को पूरी बात समझाई। क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने सालों पहले छोटे छोटे बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए थे। पावर ड्रग के इस्तेमाल से हजारों बच्चों की ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के नाम पर बलि चढ़ाई गई थी और उसमें से 5 बच्चे अब भी V16 पावर ड्रग के इंतजार में बचे हुए थे। वो लोग अब तक दुनिया के बेहद खतरनाक हो चुके थे। पूरी बात सुनने के बाद रानी आलिसा के चेहरे के होश उड़ गए। वो कुछ देर तक फटी हुई आंखों से शक्तिशाली गेंडे को देखती रही। फिर अपने मन ही मन कुछ देर सोचने के बाद भूमिका की ओर देखकर रानी आलिसा ने कहा, अगर यह सब सच है तो फिर आप लोगों को इस आदमी को मुजरिम की नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अरे इस पर खुद पर अत्याचार हुए हैं। जिस इंसान पर इतने जुल्म उठाए गए हो उस पर क्या गुजरी होगी, ये सोच सोचकर ही मेरा दिल कांप जाता है, मगर आप लोगों का दिल नहीं पसीजता। रानी आलिसा की ये बात सुनते ही अनिका ने आगे आकर रानी आलिसा से बात की। अनिका ने आगे आकर रानी आलिसा से कहा, देखिए इस आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ है भले ही वो बहुत बुरा था, मगर अब ये आदमी कोई बच्चा नहीं रहा। ये अपने पावर को बढ़ाने के लिए और इस दुनिया पर राज करने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। न जाने कितने ही लोगों की बड़ी ही क्रूरता से जान ली है इसने। आप इसके बारे में नहीं जानती। अनिका की बात सुनते ही रानी आलिसा ने अनिका से कहा, झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम जानबूझकर इसे किसी साजिश का शिकार बनाना चाहती हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब रानी आलिसा ने ये बात अनिका से कही तभी अपनी आवाज ऊंची करते हुए किंग ने आगे आते हुए कहा, अनिका झूठ नहीं बोल रही है, वो बिल्कुल सच कह रही है। किंग को अनिका के सपोर्ट में बोलते हुए देखकर रानी आलिसा दंग रह गई। जब किंग ने आगे आकर अनिका के सपोर्ट में सारी बातें कही तब रानी आलिसा दंग रह गई थी। अचानक एक बात बिजली की तरह उनके दिमाग में चमकने लगी। रानी आलिसा समझ गई थी कि ये सारा कुछ सब लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ प्लान किया था। रेखा मूर्ति का रानी आलिसा के साथ किंग से मीटिंग की बात करना, किंग के मीटिंग के लिए रेखा मूर्ति के महल में आना, अनिका का भी वहीं मौजूद होना, ये सारी बातें एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। रानी आलिसा ने अपने कदम पीछे हटाते हुए रोहित से कहा, तो किंग भी शामिल है इस साजिश में? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पीठ पीछे आप लोगों ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। अब तो मेरा शक पूरी तरह से सच में बदल चुका है। आप लोग जरूर मेरे क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कोई गहरी साजिश कर रहे हैं, मगर इतना समझ लेना कि आप लोग जिसे अपने सिकंजे में कसना चाहते हैं वो मेरा और राजमहल के सभी फैमिली मेंबर्स का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड है। हम सब प्यार से इसे आयरन मैन कहकर बुलाते हैं। बड़ी रानी और मुझ पर हुए हजारों हमलों को इसने अकेले ही नाकाम किया है और आप लोग इसे किसी साजिश का शिकार बनाना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज मैं भी उसी तरह इसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, जिस तरह जिंदगी भर ये हमारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहा है। रानी आलिसा को अपने लिए इस तरह मजबूती से लड़ते हुए देखकर शक्तिशाली गेंडे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रानी आलिसा के लिए उसका प्यार और भी गहरा होता चला गया था। रोहित ने रानी आलिसा की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, देखो ये लोग सब सच कह रहे हैं, ये आदमी बेहद खतरनाक है। इसके हाथों पर कई मासूम लोगों का खून लगा है। आप इसे सपोर्ट करके बहुत गलत कर रही हैं। जिंदगी में पहली बार रानी आलिसा ने रोहित को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रानी के साथ इस तरह से बात करने की? रानी की तौहीन पूरी रियासत की तौहीन मानी जाएगी। मुझे तो ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग सब मुझे इतना बेवकूफ कैसे समझ सकते हैं। आयरन मैन पिछले कई सालों से मेरा क्लोज सिक्योरिटी गार्ड रहा है। अगर इसके हाथों पर खून लगा होता तो क्या मुझे नहीं पता होता
क्या आप लोगों को लगता है कि मैं इतनी अंधी हूँ कि अपने सामने खड़े आदमी की हरकतों पर मेरी नज़र नहीं होगी? रानी आलिसा की ये बात सुनकर भूमिका ने आगे आते हुए कहा, मुझे पता था कि आप यकीन नहीं करेंगी और इसीलिए मेरी होने वाली भाभी ने मुझे पहले ही कहा था कि मैं अपने साथ सबूत लेकर चलूं। ये मेरे हाथ में कुछ सबूत हैं जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। आप जिसे आयरन मैन कहकर बुला रही हैं, अपराध की दुनिया में उसे शक्तिशाली गेंडा कहा जाता है। इस आदमी ने कई क्रूर अपराध किए हैं, कई मासूम लोगों की बड़ी क्रूरता से जान ली है। ये सारे के सारे एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्स में है। शक्तिशाली गेंडा बड़ी ही शांति से सब कुछ रानी आलिसा के पीछे खड़ा सुन रहा था। अब तक उसने कोई हरकत नहीं की थी, मगर जैसे ही भूमिका ने अपने हाथ में पकड़े हुए सबूत रानी आलिसा को दिखाने के लिए आगे बढ़ाया, शक्तिशाली गेंडे ने भूमिका पर अटैक करते हुए जोर से एक मुक्का भूमिका के चेहरे की ओर आगे बढ़ा दिया। भूमिका ने भी तेजी से अपने कदम पीछे लिए, मगर कदम पीछे बढ़ाते वक्त भूमिका का बैलेंस खराब हो गया और भूमिका के हाथों में जो डॉक्यूमेंट और तस्वीरें थी वो सारी की सारी हवा में उड़कर एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगी। वहां अनिका और रोहित दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मार्शल आर्ट का मुकाबला किया जाए तो भूमिका और शक्तिशाली गेंडे के बीच कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए भूमिका को बचाने के लिए रोहित शक्तिशाली गेंडे से टकराने के लिए आगे बढ़ा, मगर हैरानी की बात यह रही थी कि शक्तिशाली गेंडे ने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए थे। रानी आलिसा को नीचे पड़ी तस्वीरों को देखने से रोकने के लिए उसने रानी आलिसा के सामने अपने ही शरीर की एक दीवार बना दी थी। रानी आलिसा ने सामने सर झुकाकर शक्तिशाली गेंडे से कहा, नीचे मत देखिएगा रानी साहिबा, नीचे मत देखिएगा। रानी साहिबा ने शक्तिशाली गेंडे की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं देखूंगी। ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। न इनके दिए गए सबूत देखूंगी और न ही इनके कही हुई बातें मानूंगी। बस तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार कह दो कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झूठे केस में फंसा नहीं सकती। तुम मेरे साथ इस देश में आए हो, मेरे साथ इस महल में आए हो और मेरे साथ ही इस महल से और इस देश से वापस चलोगे। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे इंग्लैंड की सरकार के साथ, इंपीरियल लीगल के साथ या फिर पूरी दुनिया के साथ ही दुश्मनी क्यों न मोल लेनी पड़े। रोहित रानी आलिसा की बात सुनकर चौंक गया। रानी आलिसा को अपनी सिक्योरिटी गार्ड पर इतना भरोसा था कि वो उसके लिए पूरी की पूरी दुनिया से दुश्मनी लेने के लिए तैयार हो गई थी। रानी आलिसा का ये रूप रोहित ने भी पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि खुद शक्तिशाली गेंडे को पता नहीं था कि रानी आलिसा मन ही मन उसे इतना रिस्पेक्ट करती थी कि उसके लिए पूरी दुनिया से वो दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हो गई थी। 10 साल बीत गए थे उस बात को जब पहली बार रानी आलिसा ने शक्तिशाली गेंडे को राजमहल के सिक्योरिटी गार्ड से बचाया था, मगर शक्तिशाली गेंडे को आज भी रानी आलिसा की आंखों में वही मासूमियत दिखाई देती थी जो मासूमियत 10 साल पहले दिखाई देती थी। रानी आलिसा का सवाल सुनकर शक्तिशाली गेंडे ने अपनी नजरें झुका ली। वो रानी आलिसा की आंखों में आंखें डालकर सच नहीं कह सकता था। शक्तिशाली गेंडे ने अपना सारा बचपन महल के नीचे बेसमेंट में गुजारा था। पावर ड्रग का जो डोज उसे बार बार दिया जा रहा था, उसकी वजह से उसके शरीर में काफी बदलाव होने लगे थे। शक्तिशाली गेंडे के शरीर में ताकत बढ़ती जा रही थी, मगर उसके साथ साथ उसके शरीर का दर्द भी दिन ब दिन दर्दनाक होता जा रहा था। पावर ड्रग के कारण शरीर में जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो रहे थे, उसके कारण छोटी सी उम्र में शक्तिशाली गेंडे ने काफी दर्द सहा था। इतना दर्द कि हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के हर हिस्से पर कोई भारी हथौड़े से वार कर रहा हो। 10 साल की उम्र में पहली बार शक्तिशाली गेंडे ने अपने से 20 साल बड़े आदमी को फाइट में मार गिराया था। 16 साल की उम्र में जब रानी आलिसा ने शक्तिशाली गेंडे को राजमहल के सिक्योरिटी गार्ड से बचाया, उसके बाद धीरे धीरे शक्तिशाली गेंडे की ताकत और उसका हुनर देखकर रानी आलिसा उसकी प्रशंसक बनती गई। धीरे धीरे रानी आलिसा के कहने पर रॉयल फैमिली ने शक्तिशाली गेंडे को अपनी सिक्योरिटी गार्ड की टीम का चीफ बना दिया। शक्तिशाली गेंडे के शरीर की ताकत और शरीर की फुर्ती देखकर रानी आलिसा ने पूरी रियासत में ये अनाउंस करवा दिया कि जो कोई शक्तिशाली गेंडे को कुश्ती के मैच में हराएगा उसे रियासत की ओर से भारी इनाम दिया जाएगा। मगर सालों साल बीत गए।
रियासत का कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो शक्तिशाली गेंडे को कुश्ती के मुकाबले में हरा सके। हर मुकाबले के बाद रानी आलिसा अपनी जगह से खड़ी होकर थालियां बजाकर शक्तिशाली गेंडे के टैलेंट की तारीफ करती। रानी आलिसा के मुंह से निकला हुआ हर शब्द शक्तिशाली गेंडे के दिल में गहरी जगह बनाता गया। रानी आलिसा के चेहरे की मुस्कुराहट शक्तिशाली गेंडे के जीवन का मकसद बन गई। मगर तब तक शक्तिशाली गेंडे के लिए लोगों की जान लेना उसकी जरूरत और उसका जुनून बन चुका था। वो जब भी छुट्टी लेकर राजमहल से बाहर जाता अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए, हमेशा ही रानी आलिसा को ऐसा लगता कि वो अपने किसी पर्सनल काम से बाहर गया है। मगर जब रानी आलिसा खुद 16 साल की हुई तब उसे इस बात का अंदाजा हुआ था कि शायद शक्तिशाली गेंडा बार बार छुट्टी लेकर बाहर इसलिए जाता था क्योंकि बाहर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। रानी आलिसा कई बार शक्तिशाली गेंडे को ये कहकर चिढ़ाया करती थी कि किसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से रानी आलिसा की जान जा सकती थी। यहाँ दुश्मन रानी आलिसा पर हमला करेंगे और वहाँ आयरन मैन यानी कि शक्तिशाली गेंडा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा। उस वक्त शक्तिशाली गेंडे ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए रानी आलिसा से वादा किया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। रानी आलिसा की जान शक्तिशाली गेंडे के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी थी और उसे वो मरते दम तक सुरक्षा देगा। कुछ दिनों बाद अचानक ही शक्तिशाली गेंडे को एस्पेसी यानी कि रीना का कॉल आया। रीना और शक्तिशाली गेंडे ने मिलकर एक प्लान बनाया, V16 पावर ड्रग को हासिल करने का प्लान। और उस प्लान को कामयाब करने के लिए वो लोग खतरनाक साजिशों को अंजाम देने लगे जिसमें कई मासूमों की जान गई। मगर शक्तिशाली गेंडा, जिसने बचपन से सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर में दर्द महसूस किया था, उसे अब किसी के लिए रहम नहीं होती थी। उसके लिए लोगों की जान के कोई मायने नहीं थे। उसके अंदर इमोशंस पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। लोगों की जान क्रूरता से लेते वक्त तो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता था कि लोगों को कितना दर्द महसूस होता होगा। जब भी लोग चीखते चिल्लाते उसे उसी बात का एहसास होता कि ये दर्द तो उस दर्द के सामने कुछ नहीं है जो एक छोटे से बच्चे ने पावर ड्रग के इंजेक्शन से अपने शरीर पर महसूस किया था। ये सारी बातें सोचते हुए जब शक्तिशाली गेंडे ने फिर से रानी आलिसा की आंखों में आंखें डालकर देखा, तब उसे 10 साल पहले हुई वो बात याद आ गई जब रानी आलिसा ने सिक्योरिटी गार्ड से बचाते वक्त शक्तिशाली गेंडे से सिर्फ एक बात कही थी कि वो हमेशा ही उस पर भरोसा करेगी, मगर बदले में उसे भी हमेशा रानी आलिसा से सच कहना होगा। रानी आलिसा ने शक्तिशाली गेंडे से पूछा था कि क्या अनिका और बाकी लोग जो सब कह रहे थे उसके बारे में वो सच था। शक्तिशाली गेंडा अब बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया था। न तो वो सच कह सकता था और न ही रानी आलिसा की आंखों में आंखें डालकर वो झूठ बोल सकता था। इस बार जब शक्तिशाली गेंडे ने अपनी नजरें झुकाई तब रानी आलिसा का भरोसा डगमगाया। उसने अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, इसका मतलब ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है? बताओ मुझे, क्या ये सब कुछ सच है? रानी आलिसा ने अपने दोनों हाथ शक्तिशाली गेंडे के कंधे पर रखकर उसे पीछे धकेलते हुए कहा, बताओ मुझे, क्या ये सब कुछ सच है? क्या तुमने हमारे रियासत के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है? क्या तुमने हमारे रियासत के लोगों को भी मारा है? रानी आलिसा एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रानी आलिसा एक राजद्रोही को अपने टीम में नहीं रख सकती थी। अगर शक्तिशाली गेंडे ने अपने ही राज्य में किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाया है तो रानी आलिसा के लिए ये सबसे बड़ी शर्मजनक बात होगी। अगर प्रजा दुश्मनों के वार से मरती है तो ये पूरे राज्य की बदकिस्मती होगी, मगर अपने ही राज्य के आदमी से अगर प्रजा को नुकसान पहुंचता है तो ये खुद रानी के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात होती। शक्तिशाली गेंडा जब एक बार मिशन से लौट रहा था तब उसके शरीर पर काफी खून लगा था, जो खून महल में तैनात एक सिपाही ने देख लिया था। वो सिपाही इससे पहले कि राजघराने के किसी भी फैमिली मेंबर को शक्तिशाली गेंडे की असलियत बता पाता, शक्तिशाली गेंडे ने उसी वक्त उसे वही राजमहल में खत्म कर दिया था और राजमहल के पीछे की जमीन में गाड़ दिया था।